हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 का जो यूनिट नंबर 2 अपन ने स्टार्ट किया था, आज अपन उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं गाइस। और इस एग्जांपल के साथ में कुछ टॉपिक आपको कंप्लीट करूंगा, जैसे कि भी अंडर सब्सक्रिप्शन का अपन टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं इस एग्जांपल के साथ, कॉल्स इन एरियर्स का, कॉल्स इन एडवांस का, और उस पर कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको ये बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि जितने शेयर मार्केट में कंपनी इश्यू करना चाहती है उससे कम एप्लीकेशन उसको मिलती है, उसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और उसमें अपन ने पॉइंट पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% तो आना चाहिए। अगर 90% से कम की एप्लीकेशन आती है तो कंपनी को वो पैसा क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एससी लिमिटेड इशूड 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितने शेयर इशू करे? 1,50,000। कितने रुपए प्रीमियम पर? 25 रुपीस प्रीमियम पर 15 अप्रैल को। ठीक है गाइस, इन्होंने लिखा कि एप्लीकेशन पर 50 रुपीस, अलॉटमेंट पर 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 25। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000। ठीक है, इस बात समझ में आ रही है? यानी कि 1,50,000 इक्विटी शेयर इशू करें और जो एप्लीकेशन आई थी वो कितने की आई है? 1,40,000 का। तो इसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अपन को एक चीज याद रखना, 90% मिनिमम आनी चाहिए। तो 1,50,000 का अगर अपन 90% करें तो 1,35,000 आता है, और यहाँ पर आई है 1,40,000। तो एक क्राइटेरिया अपना कंप्लीट हो गया है, इसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके अंदर अपन कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पढ़ेंगे। गाइस पहले समझते हैं कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कि जिस कॉल पे कोई भी होल्डर पैसा नहीं देता, ड्यू कर दी जाती है। मान के चलते अलॉटमेंट ड्यू हुई, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो कॉल्स इन एरियर्स हो गई। और किसी होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दे रखा है अलॉटमेंट पर, उसे अपन बोलते हैं एडवांस। यानी कि अलॉटमेंट ड्यू हुई, किसी होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसका अपन बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि उसने जब अलॉटमेंट ड्यू हुई थी तब उसने पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट पर, तो उसे अपन बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। अब गाइस बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। अलॉटमेंट के बाद कंपनी को फर्स्ट कॉल मांगनी है, लेकिन फर्स्ट कॉल कंपनी ने भी मांगी नहीं, उससे पहले ही किसी होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दिया, उसे अपन बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। यानी कॉल जो कि एडवांस में आ गई है, जो कि अभी ड्यू नहीं हुई है, और वो कॉल जो ड्यू हो गई है लेकिन उसका पैसा नहीं चुकाया गया है, उसे अपन बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है गाइस, अब गाइस इसमें क्या होता है कि कंपनी जो कॉल्स इन एरियर्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है होल्डर पर, वो होता है जी 10%। कितना जी? 10%। और एडवांस पर कंपनी होल्डर को पे करती है और वो होता है 12%। एडवांस पर 12% कंपनी पे करती है और एरियर पर 10% होल्डर से चार्ज करती है। कौन? कंपनी। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है वो टेबल एफ के अकॉर्डिंग होता है जो कंपनीज एक्ट में दी हुई है। ठीक है गाइस, तो अपन इसके अंदर ये टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। एक अंडर सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको बताया किस तरीके से हुआ, एक अपन इसमें कॉल्स इन एरियर्स कंप्लीट करेंगे, एडवांस कंप्लीट करेंगे और उस पर इंटरेस्ट भी कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक एग्जांपल है जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको समझाता हूं। तो गाइस जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि एससी लिमिटेड इशूड करे हैं 1,50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीस वाले, और वो भी प्रीमियम पर। कितने रुपए प्रीमियम पर? 25 रुपीस प्रीमियम पर। 15 अप्रैल 2016 को इन्होंने शेयर इशू करे। एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 50 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 25। और जो 50 रुपीस जो अलॉटमेंट है उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है कितना? 25 रुपीस। 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिल गई। लिखा है ऑन 1 जून 2016 द डायरेक्टर मेड फुल अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स। 1 जून को डायरेक्टर ने जो थे फुल अलॉटमेंट एप्लीकेंट को कर दिए गए। द लास्ट डेट जो अलॉटमेंट की थी वो कब की थी गाइस? 30 जून 2016 की। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो थी वो 1 अक्टूबर 2016 को करनी थी, और पे जो होनी थी लास्ट डेट जो उसका था टाइम वो था 20 अक्टूबर। उसके लिखा है ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केस। सारी की सारी अमाउंट हमें टाइम पर रिसीव हुई, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया। लिखा हुआ ना एक्सेप्ट फॉलोइंग केसेस। पहला लिखा हुआ एक आर नाम का होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी पे करने में फेल हो गया।
बट उसने जो पेड करी है ये अमाउंट कहां पर करी है, लिखा हुआ है पेड दिस अमाउंट विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब अलॉटमेंट में उसने पैसा नहीं दिया और उसने वो अलॉटमेंट वाला पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ चुकाया है, ठीक है। तो इसमें अपन बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि अलॉटमेंट जब ड्यू हुई थी तब उसने पेड नहीं किया था। एक था के होल्ड्स, जिसने 800 शेयर होल्ड किए हुए थे, हैज पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, मतलब उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर ही दे दिया, इसे अपन बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। यानी कि हुआ क्या है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई, उसने वो पैसा एडवांस में दे दिया, अलॉटमेंट जब ड्यू हुई थी तब उसी टाइम, तो अपन इसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। लिखा हुआ पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, इंटरेस्ट वाज चार्ज एंड पेड अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, यानी एक तो इंटरेस्ट लिखा हुआ चार्ज करना है और पेड करना है, तो पेड करती है कंपनी एडवांस पर और चार्ज करती है कॉल्स इन एरियर्स पर, और वो भी अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। तो गाइस मैंने आपको बताया है कि एरियर पर 10% रेट है और एडवांस पर 12% रेट है। तो गाइस अपन इसको स्टार्ट करेंगे तो 1,50,000 इक्विटी शेयर इन्होंने इश्यू करे थे, लेकिन एप्लीकेशन केवल 1,40,000 की इनके पास आई थी 15 अप्रैल को, ठीक है गाइस। तो अपन 15 अप्रैल को एक एंट्री पोस्ट करने वाले हैं और वो एंट्री क्या है जरा ध्यान समझिएगा, 15 अप्रैल 16 को एंट्री पोस्ट होगी, जो कि अपन ने पहले ऑलरेडी बताई हुई है, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। कितने शेयर्स थे जी, 1,40,000 की एप्लीकेशन आई है, 1,40,000 और एप्लीकेशन का जो पैसा था वो इस कितना था 50 रुपीस। तो अपन को क्या करना है इसमें 1,40,000 इंटू 50 करना है, तो इसका गाइस अपने पास आ जाएगा 40 इंटू 5 कराएंगे तो 70 आ जाएगा और 40 और 150 और लगाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये अपन को करना है, तो ये अपने पास इतना पैसा आ गया, तो अपन ये एंट्री पहली पोस्ट हुई बैंक अकाउंट दिया कि क्यूडिशियल एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 लाख करेंगे, यानी 70 लाख रुपीस अपने पास आ गए हैं 15 अप्रैल को। उसके बाद कंपनी ने यानी डायरेक्टर ने शेयर अलॉट कौन सी डेट को करे, वो है 1 जून 2016 को। तो गाइस अपन को 1 जून 2016 को एंट्री पोस्ट करनी है, तो एंट्री जरा समझते हैं कि इस एप्लीकेशन का पैसा पहले तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कंपनी का कैपिटल का पैसा था। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट गाइस, ठीक है गाइस। कितने का 70 लाख, तो ये अपन ने ट्रांसफर कर दिया है 70 लाख। आई होप कि ये आपको दो एंट्री अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डेट मैंने आपको बता दी, ये 15 अप्रैल को है और ये 1 जून को है, ठीक है गाइस, 1 जून। अब उसके बाद इन्होंने 1 जून को अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो 1 जून को ही अलॉटमेंट ड्यू होगी और अपन को पता है इसमें अलॉटमेंट 50 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम गाइस कितना है 25। इसका मतलब इसमें 25 रुपीस तो अपने कैपिटल के हैं और 25 रुपीस अपने इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, ठीक है, डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अपन को दोनों चीजों का पैसा अलग अलग करना है, यानी कि अपन को कैपिटल का पैसा कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में। 1,40,000 शेयर है और हमें पता है कि 25 रुपीस की कैपिटल है, 1,40,000 शेयर्स हैं और 25 रुपीस का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 70 लाख से ही ड्यू होगी, 35 लाख कैपिटल में जाएंगी और 35 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे, ठीक है गाइस। ये यहां तक अपना अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पोस्ट हो गई है। लास्ट डेट जो अलॉटमेंट की थी वो थी 30 जून तक, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी वाज 30 जून। अब गाइस 30 जून को अपन एंट्री पोस्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक बात लिखी थी कि आज जिसके पास 1000 शेयर थे उसने तो अलॉटमेंट मनी का पैसा दिया नहीं, तो हम तो अभी अलॉटमेंट में चल रहे हैं, तो अपन बात करेंगे अलॉटमेंट पर। और एक शेयर होल्डर था के, जिसके पास 800 शेयर थे और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कहां पे एडवांस में पेड किया हुआ है, अलॉटमेंट में। तो गाइस इसका एक वर्किंग नोट जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होगा। आपको गाइस इसमें एक चीज और क्लैरिफिकेशन में दे देता हूं कि कॉल्स इन एरियर्स का अपन चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मतलब आप एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, आपका मन है, लेकिन आपको नीचे नोट डालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो जैसे कि अपन को पता है कि पहले अपन इसे वर्किंग नोट समझते हैं, अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट अपन का 70 लाख से ड्यू हुआ था, तो हमें पता है कि हमारे पास कितने रुपए आने चाहिए थे, 70 लाख रुपए आने चाहिए थे पूरे के पूरे अलॉटमेंट में, ठीक है। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, ध्यान समझिएगा, आर होल्ड 1000 शेयर, अलॉटमेंट यानी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और उसने ये पैसा फर्स्ट कॉल कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट में तो नहीं दिया ना, तो हम लेस करेंगे क्योंकि पैसा आएगा नहीं और नाम दिया जाएगा इसका कॉल्स इन
एरियर्स। आई होप कि आपको समझ में आया कॉल्स इन एरियर, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया है इसलिए वो एरियर हो गया। कितने शेयर्स थे इसके पास? 1000 शेयर्स थे, ठीक है जी। और अलॉटमेंट जो थी वो कितने रुपए की? 50 रुपीस की। तो इसने कितना रुपया नहीं दिया? 50,000 रुपीस इसने नहीं दिया, जो कि मैंने लेस किया है कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि ये पैसा नहीं आएगा। अब गाइस बात करते हैं, एक शेयर होल्डर के था जिसके पास 800 शेयर थे और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही पेड कर दिया, तो पैसा हमारे पास आएगा किसका? कॉल्स इन एडवांस का। तो वो अपन इसमें ऐड कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कितने शेयर्स थे? 800 शेयर्स थे, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल का पैसा ही तो इसने दिया अलॉटमेंट पे, तो अपन चेक करते हैं फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है अपनी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो गाइस कितने रुपए की है? 25 रुपीस की है। तो 25 रुपीस के हिसाब से ये हमने इसने पैसा दे दिया कहां पर? अलॉटमेंट पर। तो अपन इसको करेंगे तो 20,000 आएगा। यानी कि गाइस दोबारा समझते हैं, अलॉटमेंट 70 लाख से ड्यू करी थी तो 70 लाख आने चाहिए थे, लेकिन एक शेयर होल्डर था के जिसके पास 800 शेयर थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1000 शेयर्स थे आर के पास, जिसने अलॉटमेंट मनी पेड नहीं करी और वो फर्स्ट कॉल में पेड करी, तो अलॉटमेंट में तो पैसा नहीं दिया ना, तो अपन उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। मैंने बोला कि आप चाहो तो अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो मैं अकाउंट ओपन करके आपको समझा रहा हूं। कॉल्स इन एरियर्स 50,000 नहीं आएगा, लेस कर दिया। ऐड करा है कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एक शेयर होल्डर के था जिसके पास 800 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कहां दिया गाइस? अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर ही तो हम चल रहे हैं, तो अपन ने इसको ऐड कर दिया। 800 शेयर्स थे और फाइनल कॉल का जो पैसा था वो 25 रुपीस था, तो 20,000 इसने दे दिया। तो टोटल जो अलॉटमेंट में पैसा वो आया है हमारे पास, वो आया है 69,000 65 ये अपने पास बचेगा 69,50,000, तो 69,70,000 रुपीस। तो गाइस ये हमारे पास पैसा आएगा अलॉटमेंट पर। 70 लाख में से हमने 50,000 लेस करा है, अपने पास आता 69,50,000 और 20,000 और आ गया, तो 69,70,000 अपने पास टोटल पैसा ये आ गया। 70 लाख में से 50,000 लेस करें और 20,000 ऐड करें तो 69,70,000 अपने पास ये पैसा आएगा, ठीक है। आई होप गाइस ये आपको एक वर्किंग नोट मैंने नॉर्मल तरीके से समझाया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैं ये ऊपर से एंट्री इरेज कर रहा हूं, एक तो ये बैंक अकाउंट या जुडिशियल एप्लीकेशन 15 अप्रैल को और 1 जून को अपन की वाली एंट्री हुई, अलॉटमेंट भी 1 जून को अपन ने ये ड्यू करने की एंट्री पोस्ट करी। अब अपन 30 जून को पैसा मंगाने की एंट्री पोस्ट करेंगे, तो मैं गाइस इसको इरेज कर रहा हूं। आई होप कि आपको यहां तक तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपन इसको अच्छे से समझते हैं और भी, तो अपन इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे कि किस तरीके से ये एंट्री आएगी अपने, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, अपन ये एंट्री पोस्ट करें 30 जून 16 को, एंट्री बैंक अकाउंट दिया। तो गाइस जैसे मैंने ये नोट समझाया उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 69,70,000 अपने पास आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 69,70,000, ठीक है। अपने पास कॉल्स इन एरियर्स नहीं आई है तो उसको डीआर करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर। वैसे कितने से? 50,000 से, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितने से आपने ड्यू करा था? 70 लाख से, तो 70 लाख से आपको ये सीआर करना पड़ेगा, 70 लाख से, ठीक है। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन 70 लाख लिखा है मैंने। और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना गाइस? 20,000, क्योंकि बैंक में पैसा है 69,70,000, एरियर रहा 50,000, तो मैंने आपको बताया कि अपन ने अकाउंट ओपन किया है, तो इसलिए मैंने कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री इधर दिखाई है। आप चाहे तो नहीं दिखाएं तो भी चलेगा। तो बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट दिया, टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट 70 लाख और टू कॉल्स इन एडवांस 20,000, क्योंकि 20,000 एडवांस का पैसा हमारे पास आया है जो कि इसमें शामिल है। एरियर का पैसा नहीं आया इसलिए वो डीआर कर दी गई है, पैसा नहीं आया है तो डीआर, ठीक है। एडवांस का पैसा आया है तो अपन ने इसको यहाँ पे ऐड करा दिया और एडवांस को अपन ने क्या कर दिया गाइस? सीआर कर दिया। अब गाइस अगर आपको ये एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना है तो इसकी जगह पे अपन दूसरी भी एक एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन नहीं करना है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा कि वो किस तरीके से होगी अगर आपको अकाउंट ओपन नहीं करना है तो। एंट्री गाइस और लगा के, यानी कि बैंक अकाउंट डीआर 69,70,000, ठीक है। 69,70,000 हमारे पास पैसा आया है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो एडवांस में हम लिखेंगे 20,000 और इधर लिखेंगे अलॉटमेंट में 69,50,000, यानी एरियर का जो पैसा था 50,000 का वो हमने अलॉटमेंट से यहां से माइनस कर दिया है।
और इसलिए हमने यहाँ पे एरियर की एंट्री नहीं दिखाई है। जैसे यहाँ पे हमने 50,000 दिखाया था, यहाँ पे हमने 70 लाख दिखाया, यहाँ पे अलॉटमेंट केवल कितना दिखाया है 69,50,000 से दिखाया है। तो गाइस आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं अगर आपको एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना है। दोनों तरीके से होता है, आप चाहे तो एरियर का अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी करें, आपका मन है, आपको नोट डालना पड़ेगा। दोनों तरीके से अपन ने समझा दिया, ये दोनों तरीके से होगा। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ये नोट बनाया था बहुत ही अच्छे तरीके से और ये आपको एंट्री अच्छे से तरीके से आपको समझाएंगे। 30 जून को एंट्री पोस्ट हो गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो मैं गाइस इसको इरेज कर रहा हूं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट ईयर बात कर लेते हैं जरा फर्स्ट कॉल के बारे में, ठीक है गाइस। किसके बारे में? फर्स्ट कॉल के बारे में। तो बहुत ही अच्छे से अपन को ये भी क्लियर तरीके से समझ में आने वाला है। अब फर्स्ट कॉल के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉल जो हमारी ड्यू होनी है वो होनी है जी 1 अक्टूबर को, ठीक है। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो 1 अक्टूबर 16 को अपन ने पहले एंट्री पोस्ट करी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि 1,40,000 शेयर्स थे अपने पास, ठीक है, और मल्टीप्लाई कराना है अपन को कितने से? 25 से। तो ये 35 लाख से एंट्री पोस्ट होता है गाइस, कितने से? 35 लाख से। अब गाइस बात समझने की कोशिश करते हैं। अपन को पता है कि R जो कि 1,000 शेयर्स का होल्ड किए हुए था, 1,000 शेयर, और उसने क्या करा? अलॉटमेंट मनी तो अलॉटमेंट पर तो नहीं चुकाई, और उसने कहां पे चुकाया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। और एक के था जिसके पास 800 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ही कहां पे दे दिया था? अलॉटमेंट पर दे दिया था। तो गाइस अब पहले बात कर लेते हैं जरा इंटरेस्ट के बारे में, कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट के बारे में, जो कि 1, 10, 16 को मिलेगा, ठीक है। तो एंट्री पोस्ट होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि इसको कंपनी को देना पड़ेगा। अभी कितना देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक, ये एंट्रीज की पोस्ट होती है इंटरेस्ट पेड करने की, कंपनी देगी। लेकिन कितने इंटरेस्ट को दिया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं, और कितने दिन का इंटरेस्ट दिया जाएगा और कहां से कहां तक इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो गाइस अपन पहले इसने अलॉटमेंट पर दिया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कहां पे चुकाया था उन्होंने? अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट की लास्ट जो डेट थी वो थी 30 जून 16। ध्यान से समझना है गाइस, यही मेन चीज है। 30 जून इसकी लास्ट डेट थी अलॉटमेंट की, ठीक है। इधर से लेके और जहां तक फर्स्ट कॉल स्टार्ट हुई है, मतलब जहां पे आपने ये फर्स्ट डेट इसकी जो ड्यू करने की है 1 अक्टूबर 16 तक, यहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। दोबारा बताते हैं, अलॉटमेंट में पैसे चुकाया था, अलॉटमेंट की जो लास्ट डेट थी वो 30 जून है, वहां से लेके और फर्स्ट कॉल जिस दिन तक ड्यू हुई है, जिस डेट को ड्यू हुई है, उधर तक इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा कॉल्स इन एडवांस पर। तो गाइस कितने महीने हो गए? यहाँ पे जून तो खत्म ही होगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो ड्यू होगा, तो 3 मंथ का दिया जाएगा। और वो भी एडवांस कितनी थी? 20,000। कितना था जी? 20,000। तो यहाँ पे अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 20,000 इनटू, अपन को पता है कि एडवांस पर 12% देगी कंपनी, और कितने महीने का? 3 महीने का। दोबारा बताते हैं, 30 जून को अपनी अलॉटमेंट की लास्ट डेट थी, वहां से लेके और जब फर्स्ट कॉल जिस डेट को ड्यू होगी उधर तक अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एडवांस पर, ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है जी 600 इंटरेस्ट बनता है, तो कंपनी को 600 इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा 1 अक्टूबर 16 को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट कहां से लेके कहां तक कैलकुलेट होगी, यानी कि अलॉटमेंट की लास्ट डेट, यानी कि जॉन सी भी कॉल पर उन्होंने एडवांस दिया था, तो उन्होंने दिया था अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट की लास्ट डेट थी 30 जून, 30 जून से लेके और फर्स्ट कॉल जिस डे को ड्यू होगी वहां तक अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इन बीच के मंथ अपन ने कैलकुलेट करे तो अपन के पास निकल गया है, जून तो कंप्लीट हो गया, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 3 महीने का इंटरेस्ट अपन को इसको देना है 12% से 20,000 पे, क्योंकि एडवांस कितना था? 20,000। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पैसा किस तरीके से आएगा। गाइस अगर फर्स्ट कॉल की बात करूं तो अपन ने 35 लाख से ड्यू करी है, तो अपने पास कितने रुपए आने चाहिए थे? 35 लाख आने चाहिए थे, लेकिन मैं इसमें से लेस कराऊंगा कॉल्स इन एडवांस। एक बात बताइए, जिस होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया है, क्या वो फर्स्ट कॉल पे पैसा देगा? नहीं देगा ना, तो इसलिए अपन को वो लेस कराना है 20,000, ठीक है गाइस, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी हमारे पास अलॉटमेंट पर आ चुका है, तो यहां पर हमने लेस करा दी कॉल्स इन एडवांस। एक शेयर होल्डर था, यानी कि आज इसके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे, और उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, तो अलॉटमेंट पे लेस कराया था, और ये पैसा उसने कहां दिया है?
फर्स्ट कॉल पर, तो अपन इसको यहाँ पर ऐड कराएंगे क्योंकि यहाँ पर पैसा आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। कितना था 50,000 का था, तो यहाँ पे ये आएगा। और एडवांस में नहीं आएगा क्योंकि एडवांस का पैसा वो ऑलरेडी पेड कर चुका है अलॉटमेंट पर। तो गाइस अब देखते हैं कितना पैसा आएगा। 35 लाख 50,000, तो 35 लाख 30,000 ये पैसा बैंक में आएगा फर्स्ट कॉल पर। इन 35 लाख की फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है। एडवांस का ये नहीं आएगा क्योंकि जिस होल्डर ने एडवांस दे रखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट को, तो वो यहां नहीं देगा, तो अपन ने लेस करा दिया। और एरियर का पैसा इसलिए ऐड किया है क्योंकि जिसने फर्स्ट कॉल पे, जिसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया था, वो अलॉटमेंट का पैसा उसने कहां दिया है, फर्स्ट कॉल पर, तो मैंने फर्स्ट कॉल पे ये ऐड कर दिया है। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। 35 लाख 30,000 से ये एंट्री पोस्ट होगी। पहले अपन ने फर्स्ट कॉल की एंट्री पोस्ट करी ड्यू की, उसके बाद इसी डेट को अपन ने यानी कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट बनता था वो पेड किया है कंपनी ने, और उसके बाद अब ये वाली अपन एंट्री पोस्ट करेंगे। और ये एंट्री जो गाइस पोस्ट होगी वो होगी 20 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर को होगी। और जो इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स पे जो लगेगा वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं, या आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपन इसको अब एंट्री पोस्ट करते हैं। जरा ध्यान से समझना है अपन को कि किस तरीके से ये एंट्री पोस्ट होगी, ठीक है। तो अपन को पता है कि 20 अक्टूबर को अपन को लास्ट एंट्री पोस्ट करनी है। 20 अक्टूबर को एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट दिया 35 लाख 30,000 से, ठीक है ना। तो ये पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, क्योंकि ये पैसा तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था अलॉटमेंट, तो अब यहां नहीं आएगा, तो अपन को इसको यहाँ पे डीआर करना पड़ रहा है। टू इक्विडिशियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो गाइस ये कितने से अपन ने करी थी, 35 लाख से करी थी, तो यहां पे लिख दिया 35 लाख। और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और गाइस कितना 50,000। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बैंक अकाउंट दिया कर देगा कितना पैसा आने वाला है, एडवांस का पैसा आएगा नहीं क्योंकि ये पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, तो वहां पे हमने सीआर किया था अलॉटमेंट की एंट्री में, यहां पे डीआर कर दिया है, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल अपन ने जितने से ड्यू करी थी उतने से मैंने जितने से डीआर करी थी उतने से सीआर कर दिया है। और एरियर जो कि हमारे पास अलॉटमेंट में नहीं आया था, तो मैंने आपको अकाउंट ओपन करके बताया था, वहां पे डीआर करा था क्यों, वहां पैसा नहीं आया, यहां पे पैसा आ गया है, तो अपन ने एरियर को सीआर कर दिया। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, इक्विडिशियल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू कॉल्स इन एरियर्स। गाइस इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम लोग एरियर का अकाउंट ओपन क्यों करवाते हैं, इससे क्रॉस चेक होता है। आपने एरियर को वहां पे डीआर करा, यहां पे एरियर सीआर होगा, एरियर खत्म क्योंकि पैसा आ गया। वहां पे कॉल्स इन एडवांस को अपन ने सीआर करा था क्योंकि एडवांस पैसा आया था, यहां पे हमने उसको डीआर कर दिया, एडवांस खत्म, और ये बैंक में इतना पैसा आ गया, तो ये क्रॉस चेक भी हो जाता है इससे। तो ये हो गया 20 अक्टूबर को अपनी एंट्री, बैंक अकाउंट दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया, टू इक्विडिशियल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू कॉल्स इन एरियर्स। अब गाइस बात करते हैं इंटरेस्ट चार्ज की। कॉल्स इन एरियर्स पर 10% चार्ज होगा। अब गाइस कब से कब तक होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो गाइस ये जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी कि अलॉटमेंट नहीं दिया था, अलॉटमेंट की जो लास्ट डेट थी वो थी 30 जून 16, ठीक है। और फर्स्ट कॉल की जो लास्ट डेट है पैसा जमा कराने की लास्ट डेट, वो है 20 अक्टूबर 16। तो यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, यानी 30 जून से लेके और 20 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि फर्स्ट कॉल की जो लास्ट डेट है ना वो है 20 अक्टूबर। तो एरियर पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो जिस कॉल, यानी जो कॉल ड्यू थी उसकी जो लास्ट डेट थी 30 जून तक, वहां से लेके और जिस कॉल पर उसने पैसा दिया उसकी लास्ट डेट, यानी फर्स्ट कॉल पे पैसा दिया है तो फर्स्ट कॉल की जो लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर तक थी, तो वहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आगे बात समझ में आपको गाइस, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 30 जून से लेके 20 अक्टूबर तक का अपन कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस अपन को ये डेज में निकालना पड़ेगा। अब डेज में कैसे, जून तो खत्म, जुलाई में 31 डेज होते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में अपने 30 डेज होते हैं, और अक्टूबर में 20 डेज। यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है 30 30 30 90, तो 110 और 112 दिन का 112 डेज का अपन को इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और गाइस कितना निकलेगा अपन चेक कर लेते हैं, 50,000 है, ठीक है जी, इनटू 10% चार्ज होता है, इनटू 112 अपॉन 365 डेज होते हैं अपने अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर के अंदर। तो अपन चेक कर लेते हैं इसमें कितना आ रहा है। ये आएगा 1534 के आसपास आपका आ जाएगा। गाइस कितना आएगा, 1534 के ये आसपास आपका आएगा, ठीक है। तो ये अपन को एंट्री पोस्ट करनी है 20 अक्टूबर को। तो ये कंपनी पैसा ले रही है, एंट्री बैंक
अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, आई होप कि 1534 रुपए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यानी कि अपन ने पहले तो इंटरेस्ट को बताया किस तरीके से, अलॉटमेंट नहीं चुका था, अलॉटमेंट की लास्ट डेट थी 30 जून। 30 जून से लेकर फर्स्ट कॉल की जो लास्ट डेट थी वो है 20 अक्टूबर। यहां तक अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कॉल्स इन एरियर्स पर, तो अपन को डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 20 डेज आ गया, बीच में ही गाड़ी आ गई है। तो 31, 31, 30 और 20 डेज अपन को पता होना चाहिए किस मंथ में कितने डेज होते हैं। 1112 अपन ने डेज काउंट करे, 50,000 का एरियर था, 10% से कंपनी इस पर चार्ज करती है। 1112 डेज का चार्ज करें क्योंकि टोटल डेज होते हैं 365। तो इसमें जो अपना जो कैलकुलेशन आ रहा है इंटरेस्ट का वो है 1534। कंपनीज को लेगी, एंट्री पोस्ट करेगी बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स 1534 20 अक्टूबर को ये एंट्री पोस्ट होगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये था अपना जो टॉपिक था जिसमें कि अपन ने क्या क्या कंप्लीट करा। मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन समझा दिया, कॉल्स इन एरियर समझाया, कॉल्स इन एडवांस समझाया, कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज होती है और कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट किस तरीके से पेड करती है कंपनी, किस डेट से किस डेट तक का, वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया है विद नोट के साथ। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अपन बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कंपनी कहां-कहां पे कर सकती है उसके बारे में अपन इसको इसमें जानना है। जैसे कि लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्योरिटी प्रीमियम, हमको पता है क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड जो करती है ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज पे, जो कंपनी अपनी जो सिक्योरिटीज इशू करती है उस पर जो प्रीमियम रिसीव करती है वो शैल बी क्रेडिट करती कौन से अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अपन ने जितनी भी जनरल एंट्रीज करी थी कंपनी के, जो कोई भी क्वेश्चन करा था इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था, अपन उसको अलग अकाउंट में डाल देते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो गाइस वही ये कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करती है। एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। मतलब 52 सबसेक्शन में तो ये बता रहा है कि सिक्योरिटीज पे जो भी वो सिक्योरिटीज पे लेती है सिक्योरिटी प्रीमियम उसको एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करती है। और 52 सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन अपन कहां-कहां पे कर सकते हैं। पहले लिखा हुआ है बोनस शेयर इशू करने में, कंपनी अपने मेंबर्स को बोनस शेयर देती है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम से इशू कर सकती है। ठीक है गाइस। सेकंड है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम से, यानी कि यूटिलाइज कर सकती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के जो इनकॉर्पोरेट से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी उनको राइट ऑफ करवा सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो गाइस थर्ड पॉइंट है टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस और कमीशन पेड जो कि आपने करा इश्यू ऑफ शेयर्स पर और डिवेंचर पर, और डिस्काउंट अलाउड कराया आपने किस पर, डिवेंचर पर, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड केवल डिवेंचर पर है क्योंकि डिवेंचर ही डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, क्योंकि शेयर अब डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, केवल एक को छोड़ के स्वाइप इक्विटी शेयर्स को छोड़ के, जो कि मैंने आपको बार-बार बताया है। तो उसको भी आप लोग राइट ऑफ करवा सकते हैं किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, यानी कंपनी राइट ऑफ करवा सकती है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है तो प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ द एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब जब कंपनी के प्रेफरेंस होते हैं, ये मैंने आपको बताया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो कंपनी रिडीम करेगी प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पर, तो जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर जो प्रीमियम पेड करेगी उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करा सकती है। और एनी डिवेंचर, और अगर डिवेंचर का भी रिडेम्पशन कर रही है यानी पैसा लौटा रही है होल्डर्स को प्रीमियम पर, तो उसको भी वो कहां से सेट ऑफ करा सकती है गाइस, सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करा सकती है। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द पर्पस फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बायबैक, यानी कि कंपनी अपने खुद के शेयर परचेज करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कर सकती है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है बायबैक। गाइस एक बात याद रखनी है, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स का तो होता है रिडेम्पशन, और जो इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसलिए उनको हम बोलते हैं बायबैक, उनके जो पैसा लौटाना होता है उसे अपन बोलते हैं बायबैक। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे जो कि अपन यूटिलाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का इन पॉइंट्स के अंदर, बोनस शेयर इशू करने में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने में, ठीक है, कमीशन को रिटर्न ऑफ करने में, डिवेंचर अगर अपन ने कोई भी इशू करे डिस्काउंट पर तो उनको भी रिटर्न ऑफ करने पे कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने कोई भी शेयर इशू करे डिवेंचर उसका कोई भी कमीशन पेड किया अंडरराइटर्स को, तो वो भी अपन इसमें सेट ऑफ करा सकते हैं, जो कि कमीशन आपको दिख रहा है। उसके बाद गाइस इसमें लिखा हुआ है कि प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड डिवेंचर, मतलब प्रेफरेंशियल का रिडेम्पशन किया है प्रीमियम पर और डिवेंचर का रिडेम्पशन किया है प्रीमियम, तो उसको भी राइट ऑफ करा सकते हैं। और कंपनी अपने ओन शेयर को परचेज कर सकती है जो कि अपन बायबैक कहलाता है, तो कंपनी उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कर सकती है। तो गाइस ये है अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज। तो गाइस एक आपके मॉड्यूल में नोट है कि 133 सेक्शन है कंपनीज एक्ट, उसमें जो जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है
वो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज एक तो सेकंड पॉइंट के लिए नहीं कर सकती और एक फोर्थ पॉइंट के लिए नहीं कर सकती है। सेक्शन 133 में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है फाइनेंशियल कंपनी, वो इन दो पॉइंट्स के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज अपन कहां-कहां कर सकते हैं। इससे पहले अपन एक क्वेश्चन समझा जिसमें अपन ने 5 to 6 पॉइंट कंप्लीट करे। तो गाइस आपके मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, उसको आप जरूर करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने उससे भी अच्छा क्वेश्चन आपको यहां पे बताया, लेकिन आप उस क्वेश्चन को करें। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सारी की सारी चीजें। अगर गाइस कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं आपको पूरी की पूरी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे आप सॉल्व करूंगा। ठीक है गाइस, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।